नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। पिछले कई सालों से अस्थायी मान्यता से चलते आ रहे निजी स्कूलों को लेकर यह खबर है। स्कूल शिक्षा निदेशालय के निर्देश से अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर ताला लटकने का संकट आ सकता है, क्योंकि स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इन स्कूलों में नए शिक्षा सत्र 2022-23 में बच्चों के दाखिला नहीं होना देने सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। यानी इन निजी स्कूलों में जो मान्यता प्राप्त नहीं है, अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, अब उनमें दाखिला ना हो, इसके आदेश आ चुके हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि उनके जिले में जो भी स्कूल ऐसे हैं जिनकी मान्यता अस्थायी है, उनको लेकर जिला उपायुक्त ये सुनिश्चित करें कि वहां बच्चों के दाखिले नहीं होने चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश में 3,200 के करीब निजी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त थे, जिनमें से 1,962 यानी 1962 स्कूलों को मानक पूरा करने के बाद स्थायी मान्यता दी जा चुकी है। बाकी लगभग 1,338 स्कूलों को मानक पूरा करने के लिए हर साल अस्थायी मान्यता दी जा रही है। लेकिन अब स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इन स्कूलों को लेकर सख्ती दिखाते हुए ये आदेश जारी किए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या शिक्षा निदेशालय का यह रुख इसी तरह से कड़ा रहता है या फिर इसमें आने वाले कुछ समय में कोई नरमी दिखाई देगी। यानी ऐसे स्कूल जिनके पास स्थायी मान्यता नहीं है, अब वो स्कूल दाखिला नहीं दे पाएंगे। अब इसको लेकर कुछ सवाल पैदा होते हैं। वो सवाल क्या है, जरा एक बार उन पर नजर डालते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय मैं कराऊंगा। शर्तें नहीं की पूरी तो मान्यता रद्द करना जरूरी, क्या यह बहुत बड़ा कारण है? दूसरा, जाएगा रोजगार, 1,338 स्कूलों पर तलवार, क्या जो इनमें पढ़ाने वाले टीचर हैं उनका क्या होगा? अस्थायी मान्यता बड़ा व्यवधान है क्या इसका समाधान को निकलेगा? लाखों परिवारों को क्या डर बना हुआ है कि क्या उनकी जेब पर अब भार पड़ेगा, क्योंकि ये वो स्कूल हैं जो थोड़ी सी फीस में बच्चों को पढ़ा देते हैं। यानी ऐसे स्कूल जिनकी मान्यता तो नहीं है, अस्थायी मान्यता जिनके पास थी, और वो इसलिए अस्थायी मान्यता प्राप्त रह पाए क्योंकि वो सारे के सारे नियमों को, जो भी नियमावली है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए इनको स्थायी मान्यता नहीं दी जा रही थी। 1900 से ज्यादा स्कूल अब उन सारी चीजों को पूरा कर रहे थे, उस कोरम को कंप्लीट कर रहे थे, जिसके चलते उनकी जो है मान्यता स्थायी हो चुकी है। पर अभी भी 1,338 स्कूल बचे हुए हैं जिनको अस्थायी मान्यता मिली हुई थी, अब उनमें दाखिले नहीं होंगे। पर ये वो स्कूल, जैसे मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि थोड़ी सी फीस में बच्चों को यहां पर दाखिला दे दिया जाता है, सस्ती दरों पर बच्चों को अभिभावक पढ़ा पाते हैं, और जिनकी मान्यता स्थायी होती है वहां पर अच्छी खासी फीस प्राइवेट स्कूलों में ली जाती है। अब ऐसे में अभिभावकों पर इसका कितना बोझ पड़ेगा? और ये वो स्कूल हैं जहां पर हजारों की तादाद में ऐसे टीचर पढ़ा रहे हैं जो या तो क्वालिफाइड हैं या पूरी तरह से क्वालिफाइड नहीं है, पर इतना जरूर है कि उनको यहां पर रोजगार मिला हुआ है। केवल स्कूल में टीचर नहीं बल्कि और भी बहुत सारा स्टाफ होता है, 2 4 5 ऐसे लोग भी होते हैं जिनका काम स्कूल में और तमाम तरह की हेल्प देना होता है। अब उन लोगों का रोजगार भी जाएगा क्या? ये बहुत ऐसे सवाल है जिन पर चर्चा करना जरूरी है। और दूसरा, कोविड संकट काल में ऐसा आदेश जो आया है, ये कितना वाजिब नजर आता है? क्या इसको लेकर सरकार किसी तरह की रियायत देने के मूड में है? इस पर बात होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है इस पर बात होनी चाहिए, तो आप अपनी स्क्रीन पर जो नंबर इस वक्त चल रहे हैं उन पर कॉल करके बात रख सकते हैं। लगातार नंबर आपकी स्क्रीन पर चलते रहेंगे और मेरे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे मैं आपका परिचय जरूर कराऊंगा जब मेहमान जुड़ेंगे। तब तक नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, और चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि इनमें हजारों की तादाद में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके अभिभावकों की जेब इतनी ज्यादा हैवी नहीं है कि वो अच्छी मोटी फीस अपने बच्चों की दे पाएं। अब इनके लिए सरकार की तरफ से क्या रियायत, क्या नरमी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, सवाल बड़ा है। तो ऐसे 1,338 स्कूल हैं जिनकी जानकारी मिल पा रही है, वो अब जो है बंद हो जाएंगे क्या? आदेश तो आ चुका है। अब इस आदेश के लिहाज से इन स्कूलों को बंद हो जाना चाहिए, लेकिन बंद होंगे कि नहीं होंगे? और अक्सर यह भी देखा जाता है कि ऐसे स्कूल जो होते हैं जिनके पास मान्यता नहीं होती है, वो कुछ ऐसे जुगाड़ भी अपने हिसाब से तय कर लेते हैं कि पढ़ाते अपने स्कूल में रहते हैं, मान्यता किसी और स्कूल की चलती रहती है। ऐसा भी खेल बहुत है।
अब इस पर नजर जिला प्रशासन की होती है, शिक्षा निदेशालय की होती है, जिला शिक्षा अधिकारी की भी इसके ऊपर नजर रहती है, शिक्षा बोर्ड भी ध्यान रखता है। अब इसको किस तरीके से समझा जाएगा, इससे कैसे निपटा जाएगा, बहुत अहम है। और अगर ये अपनी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो अहम ये कि क्या इन सभी स्कूलों में इस बार एक भी बच्चा दिखाई नहीं देगा, या सरकार आने वाले कुछ समय में कुछ रियायतें देने की स्थिति में होगी। आज का बड़ा सवाल यही है। लाखों परिजनों को डर सता रहा है कि उनकी जेब पर बड़ा असर पड़ सकता है, और जो शर्तें पूरी नहीं करेगा उनकी मान्यता रद्द करना कितना जरूरी है। और संकट काल बड़ा है, मैं एक बात लगातार आपको बता रहा हूं, कोरोना का संकट काल है, और इस संकट काल की स्थिति में सरकार क्या कुछ रियायत देने की स्थिति में होगी कि नहीं होगी, इस पर भी चर्चा जरूरी है। और आप लोगों को क्या लगता है, कुछ रियायत दी जानी चाहिए, इन स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, या ये स्कूल इसी तरह से आने वाले समय तक चलते रहने चाहिए? इसको लेकर आपकी राय महत्वपूर्ण है। और जो जनता जनार्दन का फैसला होता है उसके आगे तो चाहे वो सिस्टम है या सत्ता है या फिर जो भी संस्थान है, संगठन है, उनको उनकी बातों को मानना ही पड़ता है। मेरे साथ अभी एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर विधु रावल हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। रावल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। विधु रावल जी, एक बड़ा सवाल आपसे कि अभी लेटर जारी किए जा रहे हैं, लेटर्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन 1338 स्कूलों की मान्यता जो है अस्थायी थी, अब उन स्कूलों में दाखिले नहीं होंगे। इस चीज को पुख्ता मान लिया जाए, और ऐसा कोई भविष्य में आदेश आएगा कि नहीं आएगा, कुछ रियायत, कुछ नरमी दिखाई देगी, या फिर अब सरकार पूरी तरह से कड़ाई के मूड में है, कोई रियायत नहीं मिलेगी? देखिए शमशेर जी, इस विषय को समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि ये 2003 के जो नियम बने और उसके बाद 2-3 बार 2006 में, 2011 में, 2013 में इनको अमेंड किया गया जी। मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है आपके पास? सुन पा रहा हूं सर, बिल्कुल जी। तो शमशेर जी, विषय ये है कि ये बार बार अमेंड होते रहे रूल्स, बार बार रियायतें मिलती रही जी। लेकिन इनको बार बार अस्थाई, टेम्परेरी इनको अलाउंस भी मिलती रही कि ये आगे अपनी मान्यता के लिए जो नियम बने हुए हैं उन नियमों को पूरा कर लें जी। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो आप संख्या बता रहे हैं, इतनी संख्या के स्कूल्स जो हैं वो अभी तक भी उस मान्यता को पूरा नहीं कर पाए। फिर पिछले साल हर साल 1 साल बढ़ जाती थी, वृद्धि हो जाती थी मान्यता में। पिछले साल क्या हुआ कि पिछले साल किसी ने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि ये जो स्कूल हैं ये अपनी वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, रूल्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसके बावजूद भी इनकी मान्यता अस्थायी तौर पर बढ़ाई जा रही है। तो सरकार ने एक एफिडेविट देकर कहा कि अगले साल इनकी मान्यता नहीं बढ़ाई जाएगी। उसमें भी हमने एक मानवीय पक्ष रखते हुए, जिस प्रकार का आपका सवाल था उसका उत्तर दे दूं, हमने कहा कि जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं उनको अगली क्लासेस में जाने से नहीं रोका जाएगा, उनके स्कूल चलते रहेंगे। हाँ, ये नई एनरोलमेंट ना कर पाए ताकि अगली बार फिर हमें यही समस्या को झेलना पड़े जब तक ये अपने जो मानक है, जो मापदंड है जो दिए गए 2003 के नियमों के बाद, जिनको 3 बार अमेंड भी किया गया, उन मानकों को जब तक ये पूरा नहीं कर लेते तब तक इनको अब अस्थायी मान्यता देने का कोई औचित्य नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, इतने साल तक हम इनको अस्थायी मान्यता लगातार देते रहे हैं, मोहलत इनको मिलती रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो स्कूलों का एक लचर रवैया रहा है, मुझे लगता नहीं कि वो अभिभावकों की या बच्चों की ज्यादा चिंता करते हैं। अगर करते होते तो उन मानकों को पूरा करते, नियमों को पूरा करते। अस्थायी, जिस शब्द को ये अस्थायी कह रहे हैं, जो टेम्परेरी मान्यताएं हैं, वो टेम्परेरी को अगर परमानेंट बनाना है, अस्थाई को स्थाई में अगर तब्दील करना है, तो ये कुछ पहल जो है स्कूल्स की तरफ से भी तो होनी चाहिए। हम नियमों में बहुत ढील कर चुके हैं, एक के बाद एक साल इनकी अस्थाई मान्यता बढ़ाते रहे हैं, और अब भी हमने आकर अभिभावकों की चिंता करते हुए, विद्यार्थियों की चिंता करते हुए हमने ये तय किया कि हम विद्यार्थियों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, छात्रों को कोई नुकसान ना हो, उनके अभिभावकों को कोई नुकसान ना हो। जो ऑलरेडी एनरोल्ड बच्चे हैं उनको अलग अगली क्लास में एडमिशन मिल जाए, लेकिन नए एडमिशंस ना बने, ये नियम इस प्रकार का लागू किया। ठीक है राहुल साहब, एक कुलभूषण शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं वो नेसा के, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के, वो भी मेरे साथ फोन लाइन पर। कुलभूषण जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं आपसे मैं जानना चाह रहा था कुलभूषण जी आपसे कि जो अभी अस्थाई मान्यता प्राप्त जो स्कूल थे उनको आगे एडमिशन ना देने के आदेश आ चुके हैं, इस पर आपका रिएक्शन जरा थोड़ा सा मैं चाहूंगा, क्या कहना है?
देखिए, मैं दो तरह की बात आपको बताता हूँ। पहली तो मैं पार्टी स्तर की बात बता रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उससे पहले उन्होंने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि किसी भी स्कूल को बंद नहीं होने दिया जाएगा और सभी स्कूल इसी प्रकार चलेंगे, नियमों को इस प्रकार से रिलैक्स कर दिया जाएगा ताकि सभी मान्यता ले सके। ये तो है पार्टी स्तर की बात। दूसरी, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जो अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, ये 2003 से पहले के स्कूल हैं, जब किसी प्रकार की नियमावली जो है वो हरियाणा में नहीं थी। जो नियमावली आई है वो 2003 से आई है जी। तो इससे पहले के जो स्कूल थे वो डीम टू बी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है कि उस समय गवर्नमेंट में इनको जो है अस्थायी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भी इनकी स्थायी एफिलिएशन थी और उस समय कोई नियम ना होने की वजह से इनके पास जमीन के नॉर्म्स कुछ स्कूलों के पास कम थे और इसी ऐसी ही जमीन पर जिस पर ये चल रहे हैं इस प्रकार एजिड स्कूल भी चलते थे, जो सरकार ने अब उनकी सहायता खत्म कर दी, लेकिन अभी भी वो जो है 500-600 गज में भी हाई स्कूल जो है वो चल रहे हैं। इस प्रकार के नियमों का उस समय प्रावधान था क्योंकि ऐसे कोई नियम नहीं थे। तो ऐसे में ऐसे स्कूलों को जो 2003 से पहले के चल रहे हैं, नियमों की आड़ में सरकार जो है अगर ये कहे कि इनको अगले साल दाखिला नहीं करने दिया जाएगा, ये तर्कसंगत बात नहीं लगती। ऐसे स्कूलों को विशेष छूट देते हुए पहले तो अस्थायी स्कूलों को तुरंत जो है स्थायी मान्यता प्राप्त ही मान लेना चाहिए। उसमें नुकसान क्या होगा ये बताइए। जो स्कूल 20 साल से एक जगह पर 10th और 12th चल रहा था, अगर वो 10 साल और चलेगा तो उससे क्या नुकसान होगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। तो जो सरकार, मेरा ऑडियो वीडियो आ रहा है ना सर? ऑडियो सुन पा रहा हूँ सर, वीडियो आपका नहीं आ रहा, ऑडियो सुन पा रहा हूँ। हाँ ठीक। तो जो सरकार ने अब इस समय ये जो आदेश निकाले हैं बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। इससे जो है हजारों टीचर बेरोजगार होंगे। बच्चों की बात नहीं है, दूसरा बच्चों की चॉइस की भी बात है। वो बच्चे ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में उनका स्थानांतरण हो जाएगा, कि सरकारी स्कूल उनकी चॉइस होते तो वो प्राइवेट स्कूल में क्यों आते? संविधान के अनुसार स्कूल की चॉइस करना उनके पास उनका राइट है। उन्होंने ऐसे स्कूलों का चयन किया हुआ, ऐसे स्कूलों को बंद कर देना ये कहीं भी तर्कसंगत और जो है ये पार्टी स्तर पर भी ये पार्टी के लिए सही नहीं है, जिसने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि ऐसे स्कूलों को हम मान्यता देंगे। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की कहीं पे कार्रवाई नहीं चल रही। हम इससे बिल्कुल असहमत है और इसका विरोध प्रकट करते हैं। चलिए कुलभूषण जी, आपकी बात का जवाब राहुल साहब से लूंगा। एक दर्शक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मास्टर आरके कालिया अंबाला से। आरके जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर नमस्कार। देखिए, हेलो, सुन पा रहा हूं सर, बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सरकार कोई भी हो जी, हमारे देश का दुर्भाग्य ये है यहाँ पर पत्तों को सींचा जा रहा, जड़ को पानी नहीं दिया जा रहा। देखिए, पेरेंट्स क्या करेंगे इसमें? पेरेंट्स का क्या दोष है ये बताइए आप। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप ऐसा हल सोचें, ऐसी नीति बनाए, ऐसा कोई नियम बनाए ताकि हम पेरेंट्स को तो पता नहीं होता ये स्कूल स्थायी है या स्थायी है, हम पेरेंट्स को बिल्कुल पता नहीं होता जी। तो ये सरकार की भी इसमें थोड़ी सी कमजोरी है मैं कहूँगा। और जो हरियाणा ये विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, इसकी बहुत भारी इसमें गलती है। भाई, जैसे एक कहावत है, नानी कसम करे तो चट्टी भरे, ये देसी कहावत है देहाती। पेरेंट्स को तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी ना जी। तो पहले क्यों नहीं उनको आगाह करते? पेरेंट्स को कम से कम इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए पहले कि आपके बच्चों का दाखिला रुक सकता है या स्कूल बंद हो सकता है। तो पेरेंट्स को तो ना इसका खिलाया भुगतना पड़े, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। ठीक है आरके जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस सवाल के जरिए बात करनी चाहिए। राहुल साहब, आप थोड़ा सा कुलभूषण जी का बात का भी जवाब दें, और जो स्थिति, क्या इसमें कोई रास्ता निकलने वाली बात बन सकती है क्या, इस पर भी जरा थोड़ा सा गौर फरमाएं। देखिए, सरकार की तरफ से रास्ता बनाने के प्रयास हुए हैं। मैं कुलभूषण जी से पहले मैं कुलभूषण जी की बात का जवाब दूं। मैं सुन रहा था, ऐसा कहा जा रहा था कि सरकार ने ऐसा वादा किया था कि नियमों को धत्ता बताने वाले स्कूल जो हैं, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो नियमों की अनुपालना लगातार नहीं कर रहे हैं, उनको भी हम लोग मुख्य धारा में ले आएंगे, रिलैक्स कर देंगे, यानी कि शिक्षा के स्तर को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। ऐसी बात सुन रहा था। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की बात किसी ने कही, या इस प्रकार का कोई वादा भाजपा तो छोड़ो, कोई भी सरकार नहीं कर सकती। देखिए, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा का स्तर बढ़ना,
विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हो, किस प्रकार से उसको उसकी शारीरिक विकास भी हो, उसका मानसिक विकास भी हो, उसको एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ अपने करिकुलम की एक्टिविटीज जो है उनमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए, ये करना। एक लॉजिक ये कहना कि 2003 से पहले जो स्कूल चल रहे थे नियमों को पालन नहीं कर रहे थे, उनको आज भी कर दिया जाए, 20 साल हो गए हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है तो उनको ध्यान करना चाहिए कि देखिए सुरक्षा के नियम बड़े हैं और जो सबसे चिंता वाली बात है वो सुरक्षा को लेकर ही है। ठीक है, कुछ ग्राउंड्स को लेकर, कुछ पैरामीटर्स, कमरों के साइजेस को लेकर सब कुछ है, लेकिन जो दिक्कत है, जो बड़ी समस्या है वो इन स्कूलों की जर्जर हालत जो है वो है। लेकिन इससे इतर भी अगर हम बात करें, सड़क पर जो ट्रैफिक चलता है उसके भी नियम बदले हैं। पहले BS4 व्हीकल्स चलते थे, उससे पहले BS3 चलते थे, पहले BS1 BS2 भी चला करते थे, लेकिन जब उसके लिए नियम बदले तो अब कोई कार मैन्युफैक्चरर आकर कहे क्योंकि पहले वाली गाड़ियां चल रही थी तो अब सड़क पर वही नई गाड़ियां उसी पुराने मानकों से चलने में क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि सुरक्षा धीरे धीरे जो है हम चाहते हैं कि चीजें बेहतरी की तरफ बढ़े, शिक्षा का भी स्तर बढ़े, शिक्षा के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास भी हो, बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और हर प्रकार से जो है वो इक्विप हों कि वो अब जो बदलता जो स्वरूप है दुनिया का, जो दुनिया के नए चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को फेस कर पाए बच्चे, ताकि अपने जीवन में वो फेल ना हो। ऐसा उनका कहना कि ये स्कूल नियम का पालन नहीं कर रहे थे, उनसे ऐसा कोई वादा किया गया, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई वादा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता होने के नाते 20 वर्ष हो गए मुझे कार्यकर्ता रहते हुए, मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि ना तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में और ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने व्यक्तिगत रूप से इनसे ऐसी बात कही होगी। ये इस प्रकार के भ्रम ना फैलाएं, इस प्रकार की बात ना करें। आपके सवाल का जवाब दिया है विधु रावल जी ने, जो आपने कहा मैनिफेस्टो को लेकर। एक मिनट मैं बात रखना चाहता हूं कुलभूषण जी, एक मिनट मैं आपकी कुलभूषण जी पूरी बात आपकी मैं करवाऊंगा, लेकिन सुरक्षा मानकों को लेकर भी एक बात सामने आ रही है कि बहुत से 1900 से ज्यादा स्कूल मान्यता ले चुके हैं, अपने सारी चीजें पूरी कर चुके हैं, पर अभी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं उनको इतना वक्त दे दिया गया है, तो क्या उनको इसको लेकर तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? वो भी आप बताएं और थोड़ा सा रावल साहब की बात का भी जवाब आप दें। कुलभूषण जी। रावल साहब की बात का पहले मैं जवाब ये देना चाहता हूं कि मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा हुआ है, उस समय गणेशी लाल जी कमेटी के चेयरमैन थे, हम सबसे बात कर ये लिखी गई, या तो फिर आज से ये नेता कहना शुरू कर दें कि मैनिफेस्टो की कोई वैल्यू नहीं है, मैनिफेस्टो में सिर्फ झूठ बोला जाता है। उस समय ये भी कहा गया माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री से कि पहली कलम से इनको मान्यता दिला दी जाएगी। तो इस तरह की बातें कुलभूषण जी, क्या ये सभी स्कूलों के लिए थी? उनके प्रति एक जवाबदेही आज से ही फिक्स की जाए कि इस तरह के नेताओं को इस तरह की बातें करने का कोई हक नहीं है, ऐसे मैनिफेस्टो में झूठ बोलने का हक नहीं है। राजनीतिक बात कर रहे हैं और मैं कुलभूषण जी से पूछना चाहूंगा, कौन सा मैनिफेस्टो उन्होंने पढ़ लिया? मैनिफेस्टो के कौन से पेज पर, कौन से पैराग्राफ पर, कौन से बिंदु पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो स्कूल जो है नियमों का पालन नहीं करेंगे उनको इस प्रकार से नियम तोड़कर उनको अलाउ किया जाएगा? जबकि मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी पूरा अवसर दे रहे हैं। इससे कप मापदंड के सरकारी स्कूल चल रहे हैं रावल साहब, सबसे पहले सरकारी स्कूल इससे कम मापदंड का चलता हो तो पॉइंट कीजिए, हम उसका भी इलाज करेंगे, रख देंगे एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए ये नहीं है कि आपके पास ताकत है, आपने जब झूठ बोल दिया तो वो आप सही हो गए। मैनिफेस्टो में जब आपने ये बात कही तो कहने से पहले सोचना चाहिए था, ये उस पर कहना चाहिए था। हमने कहा ही नहीं करेंगे मैनिफेस्टो पढ़ा है, मुझे नहीं पता, आपको शायद कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा है, आपको नहीं पता भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नियमों का सख्ती से पालन करवाने वाली सरकार है। ये सरकार वो सरकार है जो नियमों पर कोई किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। ये वो सरकार है जो निजी स्कूलों ठीक है कुलभूषण जी, ये विवादित बात मैं नहीं करना चाहता, आज मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ। कुलभूषण जी ठीक है, आपने जो बातें कही उसको लेकर भी जरा गौर करने की जरूरत है, रावल साहब की बातों को भी समझने की जरूरत है, लेकिन मैं ये चाहता था कि अब क्या रास्ता निकलना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है इसका विकल्प क्या हो सकता है? अब देखिए हजारों ऐसे टीचर हैं, हालांकि बहुत सारे उसमें MA BEd होते हैं,
जेबीटी क्वालिफाइड भी होते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं बेचारे जो 12वीं बीए करने के बाद भी कहीं ना कहीं अपना रोजगार के लिहाज से बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत सी दिक्कतें मैं समझता हूं, आसानी से चीजें मैंने देखी हैं। पर अब बात इसको लेकर है कि जो अभिभावक हैं बेचारे, जिनकी जेब अलाउ नहीं करती है बहुत ज्यादा महंगे स्कूल में पढ़ाना, और सरकारी स्कूलों के स्तर को लेकर तो कोई कितना बड़ा दावा कर ले उसको तो मैं मानने वाला हूं नहीं कि बहुत कुछ बदल गया है। अब प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाएंगे, महंगे स्कूलों में पढ़ाना पड़ेगा। आ रहा हूं रावल साहब, प्लीज प्लीज सुनिए, रावल साहब आ रहा हूं। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, महंगी फीस देनी पड़ेगी, और जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों की जेब अलाउ करती नहीं, और ऐसे बहुत सारे हजारों लोग भी होंगे जो बेरोजगार हो जाएंगे इस वक्त, उन लोगों के लिए आपने सोचा क्या कुलभूषण जी? तैयारी आपकी क्या चाहते हैं सरकार से? उसके बाद राहुल साहब के पास जा रहा हूं। देखिए, आपने खुद ही बहुत अच्छी बात कही कि अगर ये स्कूल, मेरा मानना है कि बंद होते हैं तो उनके पास दो ही विकल्प बचते हैं, यहाँ तो वो सरकारी स्कूल में जाए या महंगे स्कूल में। यदि जो मिडिल क्लास के लिए जो स्कूल बंद करने की तैयारी हो रही है, ये बिल्कुल गलत है, और इसके भी विकल्प हैं। प्लीज राहुल साहब वेट करें, इंतजार करें, सब्र करें सर, आ रहा हूँ आपके पास। हाँ बोलिए। भूमि के मानकों में अभी तक सरकार ने हमारे साथ बैठकर मुख्यमंत्री ने कभी इस पे चर्चा नहीं की है। हम गलत कह रहे हैं कि लगातार निरंतर झूठ बोल रहे हैं, निरंतर झूठ बोल रहे हैं। भाई साहब, आप रिकॉर्ड निकाल के दिखा दीजिए। रावल साहब, हम भाई जनता साहब, है, पिछले साल आपके साथ समझौता हुआ है। झूठ बोलने का आपने काम पिछले जनता का साल नहीं होता कभी भी, और शिक्षक कभी भी मुझे इंटरव्यू करना है। मैं चाहूंगा आपके पास आ रहा हूं। कुलभूषण जी सुनिए क्या करें। हाँ, आप निकालिए ना। हमने मुख्यमंत्री जी से कितनी बार पत्र लिखा है कि बैठकर इस पे बात की जाए। हम कभी मुख्यमंत्री पे हमने दोष नहीं निकाला, लेकिन मुख्यमंत्री ने कभी मीटिंग के बीच में बैठकर हमारे साथ एक बार भी बातचीत इस मुद्दे पे नहीं की है, जबकि बहुत संजीदा मुद्दा है जिसपे हजारों टीचर बेरोजगार होंगे, बहुत सारे बच्चे जो है वो जो कम फीस पर जो शिक्षा ले रहे थे वो भी इससे वंचित हो गए। इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी कभी प्राइवेट स्कूलों। कुलभूषण जी, मैं आपकी बात का जवाब लूंगा राहुल साहब से। कुलभूषण जी जवाब लूंगा मैंने, क्योंकि राहुल साहब को बुलाया इसलिए कि इस मसले पर वो गंभीरता से बात रख रहे हैं। एक दर्शक मेरे साथ, उससे पहले उनकी बात रख लेते हैं। बंटी शर्मा हरियाणा से। बंटी, स्वागत है आपका। राम राम सर। जी राम राम सर, मैं ये कहना चाहूँ कि ये जो प्राइवेट स्कूल है पिछले 40-45 साल से चल रहे हैं जी, और इनमें जो टीचर है, हजारों टीचर पढ़ा रहे हैं, उनका क्या होगा? मैं कुलभूषण शर्मा से ये बात कहना चाहूंगा जी। ये दोनों के लिए, कुलभूषण जी के लिए भी, राहुल साहब के लिए भी। राहुल साहब, आप जरा बंटी की बात का भी जवाब दें, और जो कुलभूषण जी बात रख रहे थे, क्योंकि मैं तो दोनों पक्षों को इसलिए यहाँ पर बातचीत के लिए मैंने आमंत्रित किया ताकि इस चीज का कोई हल निकले, और या तो फिर इधर या उधर, बीच में चीजें लटकनी नहीं चाहिए। रावल साहब, मैं पहले जवाब दूंगा बंटी जी की बात का और कुलभूषण जी की बात का, और फिर जल्दी से मैं एक समाधान भी बताऊंगा, इसी चैनल पर बताऊंगा। पहले उनका, बंटी जी का कहना कि बहुत सारे जो टीचर्स वहां एम्प्लॉयड है उनका क्या होगा, इसके साथ साथ कुलभूषण जी ने भी ये बात कही कि उनका क्या होगा। देखिए, ये सब जो है कह रहे हैं कि कभी कहते हैं कि बच्चों का क्या होगा, कभी कहते हैं कि टीचर्स का क्या होगा, मतलब हर प्रकार से ब्लैकमेल सरकार को करना चाहते हैं। इन्होंने अपने आप ओनस नहीं लिया, इन्होंने नहीं कहा कि हम मानकों को पूरा करेंगे, एक बार नहीं कहा। ये चाहते हैं कि ब्लैकमेल किया जाए छात्रों के नाम से, और ब्लैकमेल किया जाए टीचर्स के एम्प्लॉयमेंट के नाम पर, लेकिन ये मानक पूरा करेंगे ऐसा कोई भी इन्होंने वादा नहीं किया। अब भी मैं इनसे निवेदन करूंगा, और मैं अब समाधान की ओर बढ़ रहा हूं। मैं इन्होंने एक झूठ कहा कि इनको बातचीत में एंगेज नहीं किया गया। ये जो अस्थायी मान्यता हर साल मिल रही थी, शमशेर जी आप खुद समझदार हैं, आपके दर्शक समझदार हैं कि अस्थायी मान्यता कब मिलती है, जब हर साल ये रिक्वेस्ट किया करते थे। प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशन कहती थी कि 1 साल का मौका दे दीजिए, इस 1 साल में हम पूरा कर देंगे। फिर माननीय न्यायालय के विचाराधीन एक केस भी है, सरकार ने एफिडेविट लिख कर दिया कि भाई सरकार को कहा गया कि अस्थायी जो मान्यता दे रहे हैं आप हर साल बढ़ा देते हैं, तो फिर मान्यता की वैल्यू ही क्या है अगर इस प्रकार हर साल बढ़े। अब भी हमने, अब मैं समाधान का रास्ते की तरफ बढ़ रहा हूं, कुलभूषण जी भी ध्यान से सुने और आपके चैनल के माध्यम से सभी सुनेंगे। सरकार का इतना लचीला रुख है, इतना लचीला रुख है कि इतने साल तक इनको झेलने के बाद भी आज फिर इनको ये नहीं कहा कि आप पिछले बच्चों को निकाल दीजिए स्कूल से, नहीं, पिछले बच्चों को अगले स्कूल में दाखिला दिया। और अगर ये स्कूल चाहते हैं कि इनकी अगली एडमिशन भी खोले जाए, तो जिस दिन भी, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भाजपा का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं, मैं टीवी पैनलिस्ट नहीं हूं, मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूं। मैं इस नाते से आपको यहां पर कह रहा हूं कि भाई
जिस दिन भी ये अपनी मान्यता पूरी कर कर आ जाएंगे, उस दिन आ जाए, अगले दिन से इनको एडमिशन चालू करने की अनुमति हम दे देंगे। ठीक है, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? चलिए कुलभूषण जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, राहुल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसी बातें इसमें चर्चा में निकलकर सामने आए जिनको लेकर लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है, निजी स्कूलों को भी जिनके पास मान्यता स्थायी नहीं उनको भी अवेयर होने की जरूरत है, उनको भी इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। दूसरा ये कि सरकार का ऐसा कहना है, राहुल साहब भी बात कर रहे थे कि जिस दिन ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट कर देंगे तो उनको मान्यता मिल जाएगी, एडमिशन हो जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से जो बात हो रही थी वो भी ठीक है कि छोटा स्कूल है, ग्राउंड की दिक्कत है या फिर स्ट्रक्चर बेहतर नहीं होता है, इसलिए इन स्कूलों में ज़्यादा बच्चे अगर आ जाते हैं तो पढ़ाने लिखाने में दिक्कत होती है, ग्राउंड में खेलने की दिक्कत भी होती है, ये भी बात ठीक है। लेकिन एक बात ये भी ठीक है कि इस वक्त की जो हम बात करें, संकट जो है कोरोना काल का है, ऐसे में रोजगार का संकट तो पहले ही खड़ा हो गया है। कोरोना महामारी के चलते वो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जो भी संस्थान है, सब प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या सरकार इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ रियायत इनको दे सकती है क्या? और दूसरा ये कि अगर ये सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो क्या इन लोगों को बहुत जल्दी मान्यता मिल जाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। पर इतना ज़रूर होगा कि इससे जो ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को होगी जो इन स्कूलों में पढ़ाते हैं, टीचर हैं, उनकी संख्या हज़ारों में है, उन लोगों का रोज़गार चला जाएगा, ये स्पष्ट बात है। और दूसरा ये कि उन अभिभावकों की जेब पर भी असर पड़ेगा जो अपने बच्चों को इन छोटे मोटे स्कूलों में पढ़ाकर अपनी कम खर्च के चलते अपना परिवार पाल रहे थे, लेकिन अब अगर मान्यता प्राप्त स्कूल में भेजते हैं तो वहाँ महंगी फीस तो देनी पड़ेगी। और सरकारी स्कूलों की जहाँ तक बात आती है, सरकारी स्कूलों की बेहतरी का दावा किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट कर ले, शायद इसमें वो खरा उतर पाए, इतना मुझे लगता नहीं है। सरकारी स्कूलों की अगर हालत बेहतर होती देश में, प्रदेश में, तो निजी स्कूल आज इतनी बड़ी तादाद में फलते फूलते नहीं। जगह जगह चौक चौराहों पर ये नुक्कड़ जहाँ भी देखेंगे आपको बड़े बड़े स्कूल मिल जाएंगे, 5 स्टार होटल की तरह की सुविधाएं भी होती हैं। पर इसके पीछे वजह यही है कि हमने सरकारी स्कूलों की तरफ कभी ध्यान दिया नहीं। अब चाहे दावा कितना ही बड़ा हम करते रहे। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।